मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्विज क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आप सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है और सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। तो छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो संगवारी। इसे आप ऐप पे सुन सकते हैं और इससे खास बात यह है कि अगर आपके पास 2G मोबाइल नेटवर्क है तो भी ये चलेगा और छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के बारे में आपको बेहतर बताएगा। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन कहते हैं, जिसका नाम है रेडियो संगवारी। कुछ क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के किस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आयुर्वेद महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ तकनीकी महाविद्यालय। इसका भी आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। इसके आंसर पे ही चलते हैं सीधे। इसका आंसर है विज्ञान महाविद्यालय। ये मैंने इसकी फ़ोटो भी लगा दी, इसको आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं GNSC, गवर्नमेंट नागार्जुन साइंस कॉलेज। इसे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये 2 कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो के थे, जिसके आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए थे और उसके सही आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ लोगों के गलत आंसर भी थे, वो अपने आंसर को मैच कर लेंगे। तो अब आज की वीडियो सीरीज़ का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसके आंसर आप मुझे बताइए, और इसके बाद आंसर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं तो डिटेल में बताऊँगा ही। क्वेश्चन नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित किस खनिज ब्लॉक का ऑक्शन के माध्यम से सफल आवंटन किया गया है। 2 हिंट है यहाँ पे आपके लिए। पहला तो ये कि बलरामपुर जिले में, और दूसरा ये कि एक खनिज ब्लॉक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा खनिज ब्लॉक है जिसका ऑक्शन के जरिए सफल आवंटन किया है। और एक बात और भी बता देता हूँ कि ये जो खनिज है उसका पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम आवंटन ऑक्शन से किया गया है। तो आपके अंदर अगर कोयला या फिर लोहा आ रहा है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि इसके जो ऑक्शन है पहले भी ये ऑक्शन किए जा चुके हैं, लेकिन ये ऐसा खनिज है जिसका फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में ऑक्शन किया गया है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, A बॉक्साइट, B ग्रेफाइट, C कोयला और D आयरन। इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा सही है। इसमें से 2 ऑप्शन तो मैंने आपको हिंट में ही काट दिए कि कोयला और लोहा नहीं है। अब बच गया आपके पास 2, तो आपको बताना है कि बॉक्साइट और ग्रेफाइट में से क्या सही है। अगर आप अपने ऑप्शन देख चुके हैं तो ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन के लिए आपको छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा है उसको पढ़नी पड़ेगी, खनिज पढ़ने पड़ेंगे, जो उसका प्राकृतिक विभाजन है वो पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप खनिज और मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और आपसे क्वेश्चन न छूटे। जिसका सही आंसर है ग्रेफाइट ब्लॉक, यानी कि ग्रेफाइट की खदान को ऑक्शन किया गया है और ये बलरामपुर के केनापारा जो जगह है वहाँ पर स्थित है। ठीक है। इसे माँ कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है, इसने ऑक्शन के ज़रिए लिया है, 111% की बोली लगाई है। और स्टेट में पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इसके पहले सिर्फ ओडिशा और मध्य प्रदेश में ही ग्रेफाइट ब्लॉक का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया गया है। अब आपको ये जानना है कि ग्रेफाइट से होता क्या है। तो ग्रेफाइट से रिफैक्ट्री, बैटरी, लुब्रिकेंट और क्रूसिबल निर्माण किया जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पहली बार ग्रेफाइट ब्लॉक की ऑक्शन की गई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, आपको पता है। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस प्रशांत अग्रवाल या जस्टिस गौतम भादुड़ी। आपको बताना है कि कौन वो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑप्शन अच्छा आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डिटेल में चलते हैं। ये हैं जस्टिस श्री रमेश सिन्हा। जस्टिस श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला है और उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने शपथ दिलाया है। ये शपथ राजभवन के दरबार हॉल में दिलाई गई थी। ठीक है। ये जो रमेश सिन्हा है, इसके पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। और हमारे राज्यपाल हैं श्री हरिचंदन जी, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी। जब भी कोई चीफ जस्टिस आके ज्वाइन करता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की कॉपी उनको सौंपते हैं। तो जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रमेश सिन्हा किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं।
पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि सीजीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो सीधे संख्या में पूछ देता है कि कौन किस क्रम का है, तो उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना चाहिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐसा भी बनाया है। तो आपको बताना है कि जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, 12वें, 13वें, 14वें या 15वें क्रम के। इन चार में से एक ऑप्शन सही है और आपको सही ऑप्शन बताना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो। आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और जिसे नहीं पता उसे हम बता देते हैं कि आखिरकार जो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी हैं वो आखिरकार किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जस्टिस श्री रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर ये 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सीजी हाई कोर्ट कौन थे, और इसके अलावा जब छत्तीसगढ़ बना था तो उस वक्त जो फर्स्ट आपके कार्यवाहक चीफ जस्टिस से एक्टिंग चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट की श्रृंखला में किस क्रम का हाई कोर्ट है पूरे देश की तुलना में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस के अलग अलग आयामों को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन के हर एक पहलू को छुएंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने अलग से पूछे हैं, अलग से आपको हिंट दिए हैं, उसको आप ज़रूर से पढ़ के उसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, नई दर क्या है। कुछ समय पहले तक मजदूरों को कम पैसे मिलते थे लेकिन अब उसमें वृद्धि कर दी गई है। तो आपको बताना है कि नई वृद्धि होने के बाद अब मनरेगा श्रमिकों को कितनी मजदूरी मिल रही है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 193 रुपीज़, ऑप्शन बी 204 रुपीज़, ऑप्शन सी 221 रुपीज़ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, 193 रुपये, 204 रुपये, 221 रुपये या इनमें से कोई नहीं। ये जो दरें हैं ये बढ़ी हुई दरें हैं। मनरेगा के मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, नई दर क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मनरेगा के मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख लीजिए कि अब जो मनरेगा हैं उनके जो श्रमिक हैं उनको जो है 221 रुपये की मजदूरी मिलेगी और इस मजदूरी दर में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले जो मजदूरी दर थी वो 204 रुपये थी, उसमें 17 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अब उन्हें मिलते हैं 221 रुपये, और ये कब से लागू हो गया है, ये 1 अप्रैल 2023 से उन्हें मिलना शुरू हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मनरेगा में छत्तीसगढ़ लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, रोजगार देने में नंबर 1 है पूरे स्टेट में। तो उस हिसाब से मनरेगा में क्या कुछ परिवर्तन हो रहे हैं राज्य में उसको देखना जरूरी है। इसी तरह से करंट में क्या कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपका करंट तैयार होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब की गई। बेरोजगारी भत्ता योजना आप में से बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा होगा। आप जानते हैं कि जिनका भी पंजीयन 2 साल पहले का है, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, कुछ और क्राइटेरियाज़ हैं, अगर उसमें फुलफिल करते हैं तो उन्हें ये योजना का लाभ मिल रहा है। और इस योजना के अंतर्गत कितने पैसे मिल रहे हैं, 2500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई है। आपके ऑप्शन है ए 1 मार्च 2023, बी 1 अप्रैल 2023, सी 30 मार्च 2023 या डी 30 अप्रैल 2023। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको बताना है कि कब से ये शुरू हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। वो इससे अपनी किताबें खरीद पा रहे हैं, वो इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले पा रहे हैं, कहीं आना जाना हो रहा है तो वो कर पा रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी से रोज़गार मिल सके। इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2023 को, और इसकी शुरुआत किसने की थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुई थी, उन्होंने अपने निवास कार्यालय से इस योजना की शुरुआत की थी और पहले ही दिन 4 ऐसे लोग थे जो बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र पाए गए थे, उनको मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बेरोजगारी भत्ता का प्रमाण पत्र सौंपा था। इसके अंतर्गत जो हितग्राही हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह उनके बैंक खातों में दिया जाएगा और इस बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि जल्दी ही वो स्किल्ड होकर कहीं अपने लिए जॉब खोज सकें। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है, कब से लागू हुई है वो भी देख लीजिएगा। मेंस में आने की भी इसकी संभावनाएं हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस के हिसाब से 2 नंबर 4 नंबर में आ सकते हैं और 8 नंबर में भी आ सकता है कि क्या प्रावधान है और कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे और कौन से लोग पात्र नहीं होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक जगह का दौरा किया था और वहाँ के खद्दी पर्व में वो शामिल हुए थे। तो आप देखिएगा पीएससी या व्यापम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अक्सर गए हुए रहते हैं और वहीं से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही फेमस पर्व है, सरहुल के बारे में आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने पूजा पाठ की है, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। उरांव जनजाति का खद्दी पर्व यानी कि सरहुल
कब मनाया जाता है? आपको मालूम ही है कि सरहल उरांव जनजाति का है, इसको खद्दी परब भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि इसको मनाया कब जाता है। आपका ऑप्शन है ए चैत पूर्णिमा, ऑप्शन बी भादो पूर्णिमा, ऑप्शन सी चैत अमावस्या या ऑप्शन डी भादो अमावस्या। इसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है कि खद्दी पर्व यानी कि सरहुल कब मनाया जाता है। आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ और जानते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। लेकिन उसके पहले उरांव जनजाति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, खद्दी पर्व यानी सरहुल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सरहुल पर्व भी मेंस में आता है, उरांव जनजाति के बारे में भी अलग से मेंस में पूछता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2, 4, 8 नंबर के क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में आ सकते हैं मेंस में। तो ये जो खद्दी पर्व है यानी कि सरहुल पर्व है, ये चैत पूर्णिमा में मनाया जाता है और मुख्यमंत्री खुद गए थे जशपुर, जहाँ पे राजी पढ़ा मुख्यालय में दीपू बगीचा में वो सरहुल पूजा यानी खद्दी पर्व में शामिल हुए थे। ठीक है, उन्होंने विधि विधान से धरती की पूजा की थी और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की थी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्व के रूप में, क्योंकि पर्व से क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा जो उरांव जनजाति है उससे आमतौर पर एक क्वेश्चन तो CGPSC या व्यापम में रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला उद्यमिता नीति लागू की है। इसका समय काल क्या है? ठीक है, राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता नीति लागू की है। आपको बताना है कि ये जो महिला उद्यमिता नीति है इसका समय काल क्या है, यानी कि ये कब से कब तक के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2021 से 2026, ऑप्शन बी 2022 से 2027, ऑप्शन सी 2023 से 2028 या डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन चुनिए और बताइए कि आखिरकार राज्य महिला उद्यमिता नीति का सही समय क्या है, क्योंकि महिलाओं की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में इसे लागू किया है। तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ और देखते हैं आखिरकार इसका आंसर क्या है। यहाँ पे आप इसका डिटेल देख लीजिए ताकि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहे और शॉर्टकट में आप वनडे के लिए और प्रीलिम्स के लिए तो इसे तैयार कर ही रहे हैं। तो राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 ये इसका सही आंसर है कि वर्ष 2023 से 2028 के लिए ये बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं के निर्माण के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन भी दे रही है। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान दिया गया है और इसके अलावा वो महिलाएं जो स्टार्टअप स्थापित करना चाहती हैं उन्हें भी प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे अलग से नीति बनाई है। तो स्टार्टअप के लिए और उसके अलावा उद्योग स्थापित करने के लिए उस उद्योगों में अलग अलग रूप हो सकते हैं, छोटे या बड़े, उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। तो राज्य महिला उद्यमिता नीति को आप अच्छे से देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है मेंस का पेपर 5 इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की संभावना रखता है। और इसके अलावा वनडे एग्जाम में या प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे न छूटे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान 2021-22 के लिए किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ट्रॉफी मिलती है केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी, ये केंद्र सरकार द्वारा सम्मान दिया जाता है उसको, जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है अच्छा हो। तो केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन किया गया है? आपको बताना है इसका आंसर। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए PTS मैनपाट, बी PTS कांकेर, सी PTS बस्तर या डी PTS माना। ये चारों पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान 2021-22 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की संभावना रखता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वो कौन सा PTS है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान 2021-22 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, देख लेते हैं और आंसर ये है आपका पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर माना। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार सत्र अवधि 2021-22 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान हेतु राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए चयन किया गया है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के लिए राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए चयन किया गया है। तो ये है आपका सही आंसर। PTS माना किस चीज़ के लिए? केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के लिए। कौन देता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह कब आयोजित किया गया था? यहाँ पे देखिए, जगदलपुर एक हिंट है और एक कार्यक्रम का हिंट है भरोसे का सम्मेलन। आपको बताना है कि आयोजित कब किया गया था। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ? इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट ईयर का जब पीएससी का पेपर आप देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले वर्ष सीएम सर ने की थी और उसमें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में ही क्वेश्चन पूछ दिया था कि वो राजनांदगांव कब गए थे भेंट मुलाकात में। तो उसी से संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आने की संभावना रखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये कार्यक्रम जो है काफ़ी बड़ा था और ये जगदलपुर में आयोजित हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़े लोग आए थे, तो इस हिसाब से इससे क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं बनती हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया गया है। आपको इसका आंसर बताना है कि जगदलपुर में जब भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो यह कब आयोजित किया गया था। कि आपके ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023, सी 12 अप्रैल 2023 या डी 13 अप्रैल 2023। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। भरोसे का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जगदलपुर में आयोजित हुआ था। अब क्वेश्चन में भी कई सारे कंटेंट छुपे होते हैं, उसको भी आपको समझ में आना चाहिए, उसको भी आपको जानकारी में रखना चाहिए। फिलहाल तो ये देख लीजिए कि भरोसे का सम्मेलन का सही जो डेट है वो है 13 अप्रैल 2023। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को जगदलपुर के कहाँ पर? लाल बाग मैदान में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी किया था। तो पहला तो ये जगदलपुर में आयोजित हुआ था, दूसरा कार्यक्रम का क्या नाम था? भरोसे का सम्मेलन। तीसरा वो डेट कौन सी थी? 13 अप्रैल 2023। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और लाल बाग मैदान में, लाल बाग मैदान क्यों फेमस है? यहीं पर झीरम मेमोरियल बनाया गया है। झीरम घाटी में जो शहीद हुए हैं उन सभी की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और उनके पूजा पाठ की जाती है। अब आपको बताना ये है कि झीरम की बरसी कब मनाई जाती है, क्योंकि झीरम को लेकर सरकार काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत सारी बातें इसको लेकर चलती रहती हैं। तो झीरम घटना कब हुई थी उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। अब वीडियो के लास्ट में, जैसा कि हम हमेशा 2 क्विज क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं जिसका आंसर आपको बताना होता है, तो यहाँ पे है आपका क्विज क्वेश्चन नंबर 1 कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा कितने वर्ष तय की गई है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो पढ़ने की एक निश्चित उम्र होती है। इस उम्र तक ही आप एडमिशन ले सकते हैं और वो उम्र ख़त्म हो जाने के बाद रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा कितने वर्ष तय की गई है। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी उम्र की कोई बंधन सीमा नहीं है, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइएगा क्विज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और ये क्विज क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर आपको बताना है कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब से किया गया था। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आपको याद है तो बिना पीछे देखिए या बिना वीडियो को रिवाइज किए इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपके ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 2023, बी 11 अप्रैल 2023, सी 12 अप्रैल 2023 या डी 13 अप्रैल 2023। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है कि आपको बताना है कि आखिरकार सही ऑप्शन कौन सा है। कुछ क्वेश्चन 1 था कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा कितने वर्ष तय की गई है। 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको दिया था। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 23 वर्ष, डी कोई सीमा बंधन नहीं। यानी कि अगर आपको पढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस उम्र तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है कि कोई भी सीमा बंधन नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश निकाला था जिसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि अब अगर कोई कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उम्र कोई बंधन नहीं रहेगी। जबकि पहले बाउंडेशन थी कि एक निश्चित उम्र तक ही अब कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन लोगों में शिक्षा की भावना को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया और जो उम्र की बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया है। अब किसी भी उम्र में छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ये सवाल था आपका क्विज का जिसका आंसर आपको देना था और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया। इसका सही आंसर 13 अप्रैल 2023 बस्तर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, बस्तर के जगदलपुर में। और वहाँ जो लाल बाग मैदान है वहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कुछ है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इसका जवाब जरूर दीजिए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के 100% लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है।
आपको मालूम है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, पूरे 1 महीने तक के लिए ये चला है। और उसमें कौन सा ऐसा जिला है जिसने सबसे पहले ये काम पूरा कर दिया? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला सुकमा, दूसरा बालोद, तीसरा मनेंद्रगढ़ या चौथा खैरागढ़। इन 4 में से एक जिला वो है जिसने सबसे पहले पूरे प्रदेश में अपने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के लक्ष्य को 100% पूरा कर दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला है, ए सुकमा, बी बालोद, सी मनेंद्रगढ़ या डी खैरागढ़। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या है। और यहाँ पे आपका सही आंसर है बालोद। राज्य सरकार के विशेष प्राथमिकता वाले इस कार्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को बालोद जिले ने मात्र 16 दिनों की अवधि में ही पूरा कर लिया। टोटल 30 दिन का टाइम था हर जिले को इस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन बालोद जिले ने सिर्फ 16 दिनों में ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। उन्होंने लगभग 1,62,000 के आसपास सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया। अब ये क्यों किया गया था, इसके बारे में मैं एक और क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा, और प्रीलिम्स में ये याद रखिएगा वनडे के एग्जाम में कि बालोद वो जिला है जिसने सबसे पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले 500 सीटर बीपीओ सेंटर की हाल ही में आधारशिला रखी गई है। यह बीपीओ सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे खड़े हैं और ये एक शिलान्यास कर रहे हैं बीपीओ सेंटर का। आपको बताना है कि ये बीपीओ सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई और डी रायपुर। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई या डी रायपुर। इनमें से कौन सी वो जगह है जहां पे 500 सीटर बीपीओ सेंटर की आधारशिला रखी गई है और यह बीपीओ सेंटर जल्दी ही संचालित किया जाएगा? ठीक है, आंसर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हम चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ और जानते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पे 500 सीटर बीपीओ सेंटर की आधारशिला रख दी गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये शहर है रायपुर, और रायपुर में कहाँ? रायपुर के जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के सामने ही मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, उसी पार्किंग के ऊपरी फ्लोर पे ये बीपीओ सेंटर स्थापित किया जाएगा और ये 500 सीटर का होगा। ठीक है, इसके लिए भूमि पूजन कर दिया गया है। इसके लगभग 10 करोड़ रुपए की होगी और ये 5वें तल पर शुरू होगा मल्टी लेवल पार्किंग के। अब बीपीओ सेंटर से क्या होगा? आउटसोर्सिंग व्यवसाय से जो युवा हैं वो जुड़ सकेंगे। 500 सीटर का मतलब लगभग 500 युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि बीपीओ क्या होता है तो मैंने बीपीओ को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे जाके आप बीपीओ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। या ऊपर आई बटन दबाएंगे तो आपको बीपीओ सेंटर का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि आखिरकार बीपीओ होता क्या है। तो रायपुर में बीपीओ सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, आधारशिला रख दी गई है और ये कितने सीटर का होगा? 500 सीटर का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ की युवा नंदिनी यादव ने अपने संबोधन से देश भर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का मान बढ़ाया। वो किस जिले की रहने वाली हैं? ये है नंदिनी यादव, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में हैं। इन्होंने रुपया माला पहन रखी है, कलगी पहन रखी है, मोती माला पहन रखी है। तो इस तरह से और पूरी तरह से ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति में अपने आप को ढाले हुए संसद भवन पहुंची थी और वहाँ पे जाकर इन्होंने काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया था, अंग्रेजी में संसद को संबोधित किया था। तो आपको बताना है कि ये जो नंदिनी यादव हैं वो किस जिले की रहने वाली हैं। आपके ऑप्शन है ए सुकमा, बी रायपुर, सी अंबिकापुर या डी भिलाई। फिर से सुनिएगा, ए सुकमा, बी रायपुर, सी अंबिकापुर और डी भिलाई। आपको बताना है कि नंदिनी यादव किस जिले की रहने वाली है। नंदिनी यादव कौन है? तो नंदिनी यादव वो हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर संबोधन किया, कहाँ? संसद में, और पूरे छत्तीसगढ़ संस्कृति का मान बढ़ाया, जिसके लिए संसद में उनकी काफ़ी तारीफ भी की गई थी और बहुत उनके लिए तालियां बजी थी वहाँ पे। तो एक बार फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, किस जिले की रहने वाली हैं? सुकमा, रायपुर, अंबिकापुर या भिलाई। आपको सही जवाब बताना है कि आखिरकार नंदिनी यादव कहाँ की रहने वाली हैं। अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा और दे भी दिया होगा। जिनको नहीं पता उसके लिए हम सीधे चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जानते हैं कि आखिरकार वो किस जिले की रहने वाली हैं और क्या है इनका सही जवाब। तो ये है आपका सही जवाब, सुकमा की नंदिनी यादव। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अंग्रेजी में संसद में संबोधन किया है। ठीक है,
मैंने अंग्रेजी में जब आपको बोला तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर कोई लड़की है छत्तीसगढ़ की और संसद में अंग्रेजी में बात कर रही है तो हो सकता है कि वो या तो रायपुर की होगी या भिलाई की होगी, लेकिन आपका सोचना गलत है। ये है सुकमा की नंदिनी यादव। सुकमा यादव ने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में न सिर्फ छत्तीसगढ़ी संस्कृति को वहाँ पे जाकर परिभाषित किया, बल्कि जय जोहार के साथ उन्होंने अपना अभिवादन शुरू किया और उसके बाद अंग्रेजी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर अपना संबोधन किया। संसद भवन में जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, कलगी है उनके पास, रुपया माला आदि पारंपरिक आभूषणों से सुसज्जित होकर वो पारंपरिक वेशभूषा जो छत्तीसगढ़ की है उसमें संसद के सेंट्रल हॉल में गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपना संबोधन दिया था, जिसके बाद काफ़ी तारीफ हुई थी। पूरे देश से लगभग 26-27 के आसपास युवाओं का लगभग चयन किया गया था, उसमें से एक नंदिनी यादव है। ठीक है, तो इस तरह से नंदिनी यादव काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इनके बारे में जानना भी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, ताकि हम अपनी जो तैयारियां हैं उसको अच्छे तरीके से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को हम किस नाम से जानते हैं? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? ये जो प्रशिक्षण शिविर है जहाँ पे विविध कलाओं का संरक्षण, प्रचार प्रसार, रुचि जागृत किया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए आकार, बी जगार, सी मड़ई या डी सुरता। आपको बताना है कि ये जो प्रशिक्षण है, शिविर है, प्रतिवर्ष जो आयोजित किया जाता है, ये किस नाम से आयोजित किया जाता है? जहाँ पे पारंपरिक शिल्प विविध कलाओं का संरक्षण किया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है और युवाओं में इसके प्रति जागरूक किया जाता है रुचि। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी जगार, ऑप्शन सी मड़ई और ऑप्शन डी सुरता। क्वेश्चन अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आकार। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी ये आयोजित किया गया है और इसे आकार के नाम से बुलाया जाता है या आकार नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विविध कलाओं का संरक्षण हो जाता है, प्रचार प्रसार, जागरूकता खिलाया जाता है और रुचि जागृत किया जाता है और इसलिए प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार महंत घासीदास स्मारक में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था और ये किस नाम से होता है? आकार के नाम से होता है। तो इस आकार नाम के शिविर को, जहाँ पे इस तरह की पारंपरिक शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चंदखुरी में 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट्स आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगे और मेरा क्वेश्चन बनाने का मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मिल सके। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो माता कौशल्या का महोत्सव हो अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू किया गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि माता कौशल्या का महोत्सव कब मनाया गया। तो अगर वहाँ पे 3-4 दे दें, अक्षय तृतीया, भादो, ऐसा कुछ करके, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षय तृतीया के मौके पर यह महोत्सव मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? तो चंदखुरी में मनाया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि चंदखुरी को राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया है और यहीं पर माता कौशल्या का धाम है, इसलिए ये चंदखुरी में स्थापित है। लेकिन अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन ये चंदखुरी में मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया, ये आपको बताना है और ये 3 दिवसीय महोत्सव था। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए 15 से 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 से 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 से 24 अप्रैल या ऑप्शन डी 24 से 26 अप्रैल। आपको सही आंसर बताना है कि माता कौशल्या महोत्सव जो 3 दिवसीय आयोजन था वो आयोजन कब से कब तक किया गया था। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए 15 से 17 अप्रैल, बी 18 से 22 अप्रैल, सी 22 से 24 अप्रैल या डी 24 से 26 अप्रैल। आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या है। जिन्होंने बता दिया अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं सीधे इसके डिटेल के ऊपर और आपका सही आंसर है 22 से 24 अप्रैल। 22, 23 और 24 अप्रैल को माता कौशल्या महोत्सव मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? चंदखुरी में। कब शुरुआत हुई थी? 22 अप्रैल को हुई थी। किस दिन? अक्षय तृतीया के अवसर पर किया गया था। क्यों इस महोत्सव का आयोजन किया गया?
प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास के अंतर्गत माता कौशल्या की जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने एवं महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव के मनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, माता कौशल्या महोत्सव के बारे में बताइए। ऐसा करके आप लिखेंगे तो 4 लाइन के लिए आपका ये परफेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से आपको ये जानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी बुलाया गया, जिसमें कैलाश खेर आए थे और भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए थे, मैथिली ठाकुर भी आई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त एवं प्रमाणीकृत बीजों की शुरुआत की गई है। यह बीज किस नाम से जाने जाएंगे? कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे एक बीज बनाया गया है, उसके बनाने की शुरुआत की गई है, जो गुणवत्ता युक्त हैं, प्रमाणीकृत हैं। यह बीज किस नाम से जाने जाएंगे, जो कि उन्नत किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त हैं? आपके ऑप्शन है ए राजीव, बी इंदिरा, सी महानदी या डी इंद्रावती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि से संबंधित, क्योंकि कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपको पता है कि आते ही हैं। ये है आपका कृषि विश्वविद्यालय का मोनो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जिसका स्लोगन भी लिखा हुआ है कृषि जीवनस्य आधारम। कृषि जीवनस्य आधारम। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, इसकी टैगलाइन क्या है, इसका नाम क्या है, और उसके अलावा ये अब इसने एक नया रिसर्च किया, नए बीजों की शुरुआत की है, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये बीज किस नाम से जाने जाएंगे, ये आपको बताना है। ए राजीव, बी इंदिरा, सी महानदी या डी इंद्रावती। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, शायद इसके बारे में आपने सुना ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और उसके अलावा जब इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पर भी आपकी पकड़ मजबूत बनती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आते हैं आंसर में, डिटेल्स में देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका नाम है इंदिरा बीज। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरुआत की थी। कब की थी? अक्ति त्योहार माटी पूजन के दिवस के दिन की थी। यहाँ पे एक नई बीजों की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है इंदिरा बीज। ये ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो है उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणीकृत बीज हैं, जिससे कि फसल अच्छी होगी और उत्पादन ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए इंदिरा बीज। आपको पता है कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी इंदिरा है और इस बीज का भी नाम इंदिरा रखा गया है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स आपको याद रखेगा, आप एक दूसरे से कोरिलेट अगर कर लेंगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है? इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ को पंचायत पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां एक से ज़्यादा पंचायतों को पुरस्कार मिला है। और छत्तीसगढ़ को 2 पंचायतों को पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है कि वो दोनों पंचायतें कौन सी हैं। अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है और ये दोनों पंचायतें किस जिले के अंतर्गत स्थापित हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आप बताइए वो 2 पंचायतें कौन सी हैं। ऑप्शन ए कुरु तथा लुंड्रा, ऑप्शन बी धरसींवा तथा सोहगा, ऑप्शन सी नवागांव तथा पथरिया या ऑप्शन डी नागम तथा सांकरा। ऑप्शन बताइए, जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए फटाफट कि कौन सी वो 2 पंचायतें हैं जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुरु तथा लुंड्रा, बी धरसींवा तथा सोहगा, सी नवागांव तथा पथरिया या डी नागम तथा सांकरा। चलते हैं हम इसका डिटेल की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार क्या इसका आंसर है। यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। जो सही जवाब है 2 पंचायतें वो हैं नागम तथा सांकरा, जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। अब हम ये देख लेते हैं कि नागम कहाँ का है। तो नागम है सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो नागम पंचायत कहाँ है? सरगुजा जिले में। और सांकरा पंचायत कहाँ है? धमतरी जिले में। ये भी आपको याद रखना है कि ये पंचायतें हैं कहाँ पे। तो सरगुजा के नागम और धमतरी के सांकरा को यह पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? जो नागम है उसको गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए मिला है और सांकरा को स्वस्थ पंचायत की थीम के लिए मिला है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि सरगुजा में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी है? ट्राइब्स की है। और ज़्यादातर ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, जो कृषि पे निर्भर रहते हैं। तो इसलिए उनकी जो आजीविका होती है वो काफ़ी कम होती है, वो गरीब होते हैं। तो उनके उन्मूलन और आजीविका के संवर्धन के लिए नागम को पुरस्कार मिला है।
ठीक है। धमतरी अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा शहरी वो है और शहर में चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो शहर में स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता होती है, तो स्वस्थ पंचायत की थीम के लिए मिला है साकरा को, जो धमतरी में स्थित है। इस तरह से जब आप कोरिलेट करके किसी आंसर को पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत जल्दी याद होता है और भूलता भी नहीं है। तो ऐसे करके आप अपने जो आंसर है उनको कोरिलेट करने की कोशिश किया करिए और उस तरह से फिर अपने आंसर को याद किया करिए ताकि वो कभी भूले ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। यह यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है? सोरबोन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है। तो अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनको डॉक्टर भूपेश बघेल कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है। ये उपाधि सोरबोन यूनिवर्सिटी ने दी है। आपको बताना ये है कि ये सोरबोन यूनिवर्सिटी किस देश की यूनिवर्सिटी है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी मलेशिया, सी तिब्बत या डी फ्रांस। ए अमेरिका, बी मलेशिया, सी तिब्बत या डी फ्रांस। कौन से देश की वो सोरबोन यूनिवर्सिटी है जिसने मुख्यमंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर भूपेश बघेल के नाम से जाने जा रहे हैं और आपका सही आंसर है डी फ्रांस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। अब डॉक्टरेट तो दिया है, लेकिन क्यों दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही सीमित और स्थानीय संसाधनों की मदद के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है, इसलिए इस विशिष्ट पहल के लिए उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। तो ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है सोरबोन यूनिवर्सिटी, जिसने सीएम को दिया है डॉक्टरेट की उपाधि। और अब जो हमारे सीएम हैं वो डॉक्टर भूपेश बघेल कहला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्विज क्वेश्चन है आज के वीडियो का। इसका आंसर आपको बताना है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। आपको अपने ऑप्शंस बताने हैं कि क्या सही है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए 18 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 20 अप्रैल या डी 21 अप्रैल। सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइएगा कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका क्विज क्वेश्चन 1 है जो आपको आंसर करके बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जब भी करंट अफेयर का वीडियो लाऊंगा उसमें इसका आंसर बता दूंगा। फिलहाल आपको सर्च करना है और बताना है कि क्या है सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका क्विज क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन, राजधानी रायपुर में स्थित कमल विहार का हाल ही में नया नामकरण कर दिया गया है। अब यह किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, कमल विहार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो कि आप देख सकते हैं लगातार इसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं और अब इसका नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है कि कमल विहार अब किस नाम से जाना जाएगा। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा विहार, बी कौशल्या माता विहार, सी अवंतीबाई विहार या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्विज क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बताना है कि कमल विहार का नया नाम क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अगले एपिसोड में मैं इसका सही आंसर आपको बता दूंगा। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट में एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आप करंट अफेयर्स के ये नोट्स भी लगातार बनाते चल रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए ताकि आने वाले समय में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर आऊँ आपके पास जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। तो मिलूंगा फिर अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।